बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग गेट इन द डार्क। कहानी की शुरुआत में एक लड़का दिखते है जो एक पत्रकार है। वो एक शहर से यहाँ गांव अपने काम के लिए आया है। ये गांव थोड़ा अजीब ही है। कहा जाता है कि 20 साल पहले इस गांव में ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद वहाँ के लोग पेपरमैन से डरते थे, क्योंकि उस पेपरमैन ने एक आदमी को मार डाला था। पेपरमैन यानी कि कागज का बनाया हुआ इंसान जैसे दिखने वाला पुतला। पेपरमैन से किसी आदमी के मरने के बाद उसकी आत्मा वापस लौट आती है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था। और रिपोर्टर्स लड़का एक आदमी से मिलता है। वो पेपरमैन के बारे में बताता है, लेकिन उसका विश्वास नहीं होता। उसे नहीं लगता था कि कोई आदमी मर के वापस लौट आता है। उसे 20 साल पहले जॉय हाउस में घटी घटना के बारे में रिसर्च करना था और उसे जानना था कि सच में पेपरमैन था या नहीं। तो हमें भी जानना है कि क्या ये आदमी की बातें सच है, क्या कोई असल में पेपरमैन था जो लोगों को मार देता था। तो आखिर सच्चाई क्या है, ये हम फिल्म में देखेंगे। वो लड़का उस आदमी से पूछता है कि यहाँ 20 साल पहले क्या हुआ था। उसने सिर्फ इतना सुना था कि पेपरमैन की आत्मा 7 लोगों की जीवन में वापस आई थी और इसके ही बारे में जानने के लिए आया है। वो आदमी 20 साल पहले जॉय हाउस में हुई कहानी बताता है। वो कहता है कि मैंने उसे खुद की आंखों से देखा है। 20 साल पहले एक पेपरमैन बहुत ही हाईलाइट हुआ था। रात के 3 बजे जॉय हाउस में एक लड़की को जलाया था और वो जलकर इंसानी शरीर को पीछे छोड़ दी थी। और उसके बाद जॉय हाउस में जो रहा उसकी बुरी किस्मत थी। तब से वो जॉय हाउस बंद है और वहाँ कोई नहीं जाता। उस लड़की को उस जॉय हाउस में जाकर देखना था आखिर सच्चाई क्या थी। इसलिए वो उस आदमी से उस घर का रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे कह रहा होता है कि तुम वहाँ मत जाओ, वो घर अब बहुत भयानक बन गया है। लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और उस घर के अंदर जाता है। उस घर के अंदर उसे कुछ अजीब ही महसूस होता है। वहाँ बहुत सारे अजीब दिखने वाले पेपरमैन थे और कुछ बिखरा हुआ सामान। तभी आधी रात हो गई होती है, लेकिन उसे सच्चाई जाननी थी। वो एक टेबल पर दिया जला के कुछ लिखने बैठता है। उसका पेन नीचे एक पेपरमैन के पैरों के पास गिरता है। उसे लेने के लिए वो झुकता है। तभी वो पेपरमैन हिल जाता है और वो लड़का डर जाता है। फिर उसे खिड़की के पास शैडो दिखाई देती है। उसे देखने के लिए वो खिड़की को खोलता है और एक पेपरमैन नीचे गिरता है। वो एक रूम की तरफ जाता है और उस रूम में बहुत सारे पेपरमैन थे और एक लड़की की तस्वीर भी थी और उसके तस्वीर के पीछे उसके ही जैसा पेपरमैन था। अब एक पेपरमैन दिया बुझाता है और सब पेपरमैन जिंदा हो जाते हैं। वो उस लड़की को बांध के रखता है और सारे पेपरमैन उसकी तरफ उसे मारने चले आते हैं। एक पेपरमैन उसके सर पर कील ठोक रहा होता है। तभी वो अचानक से जाग जाता है। अब वो उस आदमी के घर था जो रात को उसे घर जाने के लिए मना रहा था। वो आदमी उसे कहता है कि तुम कल रात जॉय हाउस से निकल आए थे और मैं तुम्हें लेके यहाँ पर घर में आया हूँ। वो लड़का फिर से उस जॉय हाउस के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन उस जॉय हाउस के बारे में रिसर्च करना ही था। लड़का उसे पेपरमैन से एक आदमी का फोटो दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि एक कागज के पुतले बनाने का काम करता था। उसका नाम स्कीओशेक था। 20 साल पहले उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि वो गांव छोड़कर अपने लड़की के साथ दूसरे गांव शिफ्ट हुआ था। अब वो रिपोर्टर लड़का स्कीओशेक का गांव पहुंचता है और उसकी लड़की से मिलता है। वो भी अपने पिता की तरह पुतले बनाने का काम करती थी। उसके पिता यानी कि स्कीओशेक कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। वो रिपोर्टर लड़का उसके पिता के बारे में जानना चाहता था। ननसंग अपने पिता स्कीओशेक की 20 साल पहले की कहानी बताती है। एक दिन स्कीओशेक अपना काम कर रहा था। उनसे मिलने जॉय बटलर आता है जो कि फैमिली मास्टर के लिए काम करता था। बटलर स्कीओशेक को एक तस्वीर देती है। वो एक छोटे लड़की की तस्वीर थी। बटलर उस लड़की जैसा कागज का पुतला बनाना चाहता था। स्कीओशेक उस लड़की को जानता है क्योंकि मास्टर की बड़ी बेटी थी। उसे कुछ अजीब ही लग रहा था। स्कीओशेक बटलर को कहता है कि मैंने उसे सुबह मार्केट में देखा है, क्या वो जिंदा और ठीक है? जॉय बटलर उसे कहता है कि तुम अपना काम करो और कुछ मत पूछो। स्कीओशेक पहले ये पुतला बनाने के लिए इनकार करता है, पर बटलर ये जबरदस्ती से उसे बनाने के लिए कहता है और कहता है कि उस पुतले को 3 दिन के बाद जॉय हाउस में डिलीवर करना, वो भी किसी को पता ना चले। स्कीओशेक डरते डरते उसे लड़की का पुतला बनाता है। पुतला बनने के बाद कुछ अजीब सी डरावनी चीजें होने लगती है। स्कीओशेक उस लड़की के फोटो के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि जबरदस्ती से हो रहा है, मुझे गलत मत समझो। स्कीओशेक उस पुतले के सामने जाता है और कुछ अलग ही आवाज आने लगती है। स्कीओशेक उसे कपड़े से कवर करके उसे देने के लिए जॉय हाउस में आता है और वो पुतला बटलर को दिखता है। पुतला
बुलाने के बाद हुई अजीब ही चीजें उसे बताता है, पर बटलर नहीं सुनता। स्कीओ शेक वापस जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक रूम में पड़ती है और उसे समझ आता है कि वहाँ कुछ तो सही नहीं है और वो वही रुक जाता है। वहाँ कुछ तो विधि चल रही थी। स्कीओ मास्टर की बड़ी बेटी को जिंदा ही लकड़ी पर लेटाया था और वो कागज का पुतला जो स्कीओ शेक ने बनाया था वो भी उसके पास ही रहा था। वहाँ पर एक बाबा थे जो कुछ विधि पढ़ रहे थे और उस लड़की में से बुरी शक्तियाँ निकल रहे थे और उस पुतले को चाकू से मार रहा था, उस लड़की को जला रहा था। ये सब देखने के बाद स्कीओ शेक डर जाता है और वहाँ से घर जाता है, लेकिन उसके मन में अभी तक डर होता है। उसे उस जले हुए लड़की के सपने आते हैं और वो सपने में उस लड़की की आत्मा देखता है। उसे लगता है कि उसने बनाए पुतले की वजह से वो आत्मा उसे सता रही है। एक बात बताने के लिए बटलर के पास आता है। वहाँ जाग देखता है कि फिर से उस लड़की की विधि चल रही थी। थोड़ी देर बाद उस लड़की की अंतिम यात्रा निकल रही होती है। तभी रास्ते पर एक पागल आदमी आता है और उस ताबूत को खोल कर देखता है। तभी उस स्कीओ मास्टर के आदमी उसे मारने लगते हैं। वो पागल आदमी एक पुतला लेके आया था, उसे भी आदमी एक खराब कर देता है। अब सारे लोग उस लड़की को लेकर कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। उसके साथ स्कीओ शेक आता है। उसे फिर से उस लड़की की आत्मा दिखाई देती है। वो डर कर भागने की कोशिश करता है पर उसे बहुत सारे कागज के पुतले और उस लड़की का भी पुतला दिखाई देता है। स्कीओ शेक उन्हें बता रहा था कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बटलर ने उसे पुतला बनाने के लिए मजबूर किया है। अब थोड़ी देर बाद सब पुतले चलने लगते हैं। स्कीओ शेक बेहोश हो गया था। आंखें खोलने के बाद वो फिर से जॉय हाउस में आता है। आने के बाद उसे पता चलता है कि स्कीओ मास्टर का आदमी मर गया है। वो भी आदमी था जिसने उस पागल आदमी के पुतले को खराब किया था। अब स्कीओ शेक पूरी तरह से डर जाता है और अपने लड़की को लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। अब ये रिपोर्टर लड़के को ये सब यकीन नहीं हो रहा था। वो उस आत्मा के और उस पागल आदमी के बारे में और पूछता है। उसे उस पागल आदमी के बारे में थोड़ा बहुत पता था कि वो 20 साल पहले कागज के पुतलों को लेकर लोगों को मारता था। ननसंग उसे बताती है कि वो पागल ही था और उसके पिता का यानी कि स्कीओ शेक का दोस्त था। ननसंग अब उसके अंकल की कहानी बताती है। उसने एक कागज पुतले के साथ शादी की थी। उसका नाम जूलियन था। वो उसकी प्रेमिका थी और उसे वो प्यार करता था। दरअसल जूलियन की डेथ हो चुकी थी, पर वो ये सच्चाई नहीं मानता था कि उसे यकीन था कि जूलियन वापस आ जाएगी, इसलिए उसने उसके जैसे दिखने वाली पुतला बनाकर उसके साथ शादी की है। वो उस पुतले के साथ जिंदा लड़की की तरह उससे बात करता है और उसके साथ ही सो जाता था। वो एक दिन सब्जी लेने के लिए मार्केट आता है, पर उसे छोटे बच्चे पागल कह के बुलाते उसे तंग करते हैं क्योंकि उसने कागज के पुतले के साथ शादी की है। वो रास्ते पर गिर जाता है। स्कीओ शेक उसे लेकर उसके घर आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, इसलिए ये सब छोड़कर तुम मेरे साथ काम में लग जाओ। लेकिन वो जूलियन में इतना अटक गया था कि वो असलियत समझ नहीं पा रहा था। इसकी ये हालत देखकर स्कीओ शेक जूलियन को जिंदा करने का एक प्राचीन गुपित तरीका बताता है। स्कीओ शेक का दोस्त स्कीओ शेक ने बताया तरीका आजमाता है। उसने जो जो बताया था वो सब कुछ करता है। ये सब करने के 3 दिन बाद जूलियन की आत्मा वापस आ जाती है। उसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसके गले लगती है। वो जूलियन को पहले के दिन याद दिलाता है और उसे कविता पढ़कर सुनाता है। दरअसल जूलियन की फैमिली ने उसकी जबरदस्ती शादी स्कीओ मास्टर से करवाई थी और जूलियन को एक बड़ी लड़की और छोटा लड़का था। उसकी शादी के समय स्कीओ शेक का दोस्त युद्ध के समय अरेस्ट हुआ था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। 10 साल के वापस आने के बाद जूलियन मर गई थी और यही अफसोस उसे हो रहा था। एक दिन स्कीओ शेक उनके घर आता है और अपने दोस्त की हरकतें देखकर गुस्सा हो जाता है। स्कीओ शेक का दोस्त उसे बताता है कि जूलियन सच में वापस आ गई है। स्कीओ शेक उसे कहता है कि ये सच नहीं है, मैंने सिर्फ किताब पढ़कर आत्मा को बुलाने की तकनीक बताई थी, तुम जूलियन को भूल जाओ। वो गुस्से से जूलियन के पुतले को उठाता है, पर उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है और उसे घर से बाहर निकालता है। अगले दिन स्कीओ शेक का दोस्त जूलियन के पुतले को लेकर बाहर घूम रहा था। तभी उस स्कीओ मास्टर की लड़की की अंत यात्रा निकल रही थी। दरअसल वो लड़की जूलियन की ही थी। वो पागल आदमी यानी कि स्कीओ शेक का दोस्त ही ताबूत खोल के देख रहा था। तभी जूलियन के पुतले को उनके एक आदमी ने मार दिया था। जूलियन अब फिर से प्राण छोड़ देती है। स्कीओ शेक के दोस्त को उस आदमी का गुस्सा आ जाता है और वो अपनी प्रेयसी का बदला लेने के लिए उस रात कब्रिस्तान जाकर
उस कियो के आदमी को जान से मार देता है। अब रिपोर्टर लड़के को इस दो कहानी से पता चलता है कि स्कीओ शेक और उसका दोस्त दोनों अच्छे इंसान थे और स्कीओ शेक के दोस्त की प्रेयसी जूलियन थी। अब रिपोर्टर लड़के को ननसंग की असलियत पता चलती है। वो वही मास्टर की बेटी थी जिसे मास्टर और बटलर ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की थी। वो ननसंग के हाथों के निशान देखकर उसे पता चलता है कि कियो की बेटी ही ननसंग है और उसकी असली माँ जूलियन है। लेकिन ननसंग ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे गुस्से से पूछती है कि अगर तू जिंदा है तो तेरी जगह पर उस रात कौन मरा था और तुझे किसने बचाया था। उस लड़के को सबको बताना था इस अंधे विश्वास के पीछे सच्चाई क्या है। अब ननसंग खुद के बारे में बताती है कि 20 साल पहले उसकी माँ यानी कि जूलियन की जबरदस्ती से कियो फैमिली में शादी के लिए मजबूर किया था और 2 बच्चों को जन्म देने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके पिता जूलियन का अच्छे से ख्याल रखते नहीं थे। ननसंग का छोटा भाई टंग ननसंग से बहुत प्यार करता था। टंग की भी तबीयत खराब हो रही थी। ननसंग उसकी देखभाल करती थी, उसको ढंग से पढ़ने लिखने को सिखाती, पर टंग उल्टे हाथ से लिखता था। उन दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा था। टंग की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसके पिता कियो मास्टर ने उसके इलाज के लिए बाबा को बुलाया था। वो उसे दवाई देते थे पर उसका असर नहीं होता था। वो बाबा कियो मास्टर को बताता है कि उसकी बड़ी बेटी पर बुरी आत्मा का साया है, इस वजह से उसकी माँ मर गई है। अब उसका भाई तकलीफ में है। कियो मास्टर को अपनी बेटी टंग को कुछ भी करके बचाना था क्योंकि वही कियो मास्टर का एकलौता वंशज था। अब कियो मास्टर और बाबा दोनों मिलके उसकी बेटी को मारने का प्लान करते हैं। उसे एक जगह रखकर चारों ओर से आग लगाई जाती है। तभी चुपके से स्कीओ शेक का दोस्त आता है और उसे बचाकर स्कीओ शेक के घर आता है। ननसंग को होश आने के बाद स्कीओ शेक और उसके दोस्त ने बताया था कि उसके पापा टंग के जिंदगी के लिए उसे मारने की कोशिश की है। ननसंग भी उन पर भरोसा करती है क्योंकि वो स्कीओ शेक की दोस्त को जानती थी। जूलियन ने ही उसकी तस्वीर ननसंग को दिखाई थी। तब से ननसंग स्कीओ शेक के दोस्त को अंकल कह के बुलाती थी। अब उन्हें भी पता चल गया था कि ननसंग उसकी प्रेयसी जूलियन की बेटी है। अब स्कीओ शेक और उसका दोस्त दोनों फैसला करते हैं कि स्कीओ शेक ननसंग को लेकर दूर चला जाएगा और उसकी खुद की बेटी को दूसरी जगह पर रख देगा, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को ना देख सके। और उसका दोस्त फिर से युद्ध के लिए चला आएगा। लेकिन उसको भी टंग की चिंता थी कि ननसंग अब उन दोनों की नजर चुराकर अपने घर चली आती है। वो छुपकर बटलर और बाबा की बातें सुनती है। वो दोनों भी कियो मास्टर को उनकी प्रॉपर्टी पाने के लिए उसको धोखा दे रहे थे। अब स्कीओ शेक और उसका दोस्त ननसंग को ढूंढने लगते हैं। तब तक वहाँ पर ननसंग पकड़ी गई थी और फिर से उसे मारने के लिए बाबा और कियो मास्टर तैयार होते हैं। उसे ताबूत में बंद करके अंत यात्रा निकालते हैं। तभी स्कीओ शेक का दोस्त उस ताबूत को खोल के ननसंग को देखता है और उसे बचाने के लिए वो दोनों कब्रिस्तान आते हैं। वहाँ से वो दोनों ननसंग को बाहर निकालने ही वाले थे। तभी वो बाबा और कियो मास्टर उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। वो दोनों उसके पिता को समझा रहे थे कि ये सब मत करो। कियो मास्टर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने आखिर बार भी उसकी बेटी को बचाया था। अब ननसंग के गले को रस्सी बांधकर उसकी जान लेते हैं। तभी स्कीओ शेक उठ जाता है और उस बाबा को मारने लगता है। अब मास्टर खुद से उसे मारने की कोशिश करते हैं पर वो अचानक से नीचे गिर जाता है। स्कीओ शेक का दोस्त उस बाबा को भी जान से मार देता है। स्कीओ शेक का दोस्त स्कीओ शेक को ननसंग को लेकर वहाँ से भागने को कहता है और वो खुद वही रुककर अपनी बलि देता है। स्कीओ शेक टंग को जाते समय टंग को हॉस्पिटल में छोड़ देता है। ननसंग उस लड़की को बताती है कि उसके जिंदा होने का रहस्य स्कीओ शेक ने किसी को नहीं बताया है और उसने उसका नाम भी बदल दिया था ताकि कोई लोग उसे पहचान न सके। वो कहती है कि उसे उसके अंकल ने बचाया, उनके लिए हमेशा उनके दिल में जगह रहेगी। वो अपनी माँ और अंकल को याद कर सके, इसलिए उसने अपने दुकान को उन दोनों का नाम दिया है। अब उसने सारी सच्चाई उस रिपोर्टर लड़के को बताई थी, लेकिन उसे उस पर अभी तक शक था। उसके मुताबिक कियो मास्टर को कंधे पर वार करके किसी को मार दिया था। उसे अभी तक जानना था कि दूसरी तरफ आखिर क्या हुआ था। उसे लगता है कि ननसंग ने ही उसके पिता को मारा है। ननसंग अब गुस्सा हो जाती है। अब रिपोर्टर लड़का उसे कहता है कि मेरे लिए अंकल ने खुद की बलि दी है और मैं भी 20 साल से जिंदा होके भी मरा था। मैंने तुझे चेहरा देखने की कोशिश भी नहीं की थी। वो इमोशनल हो जाती है, लेकिन ये सब बातें ननसंग को बकवास लगती है। अब वो लड़का उसकी आखिर कहानी बताता है कि वो वही टंग है जिसके जिंदगी के लिए ननसंग की
बलि चढ़ाई गई थी। जब उसके पापा रस्सी से ननसंग को मारने की कोशिश कर रहे थे तब वो अचानक से नहीं गिरे थे, उन्हें खुद टंग ने ही मारा था क्योंकि वो अपने बहन को मारते हुए देख नहीं सकता था। अब वो हॉस्पिटल में आके ठीक हो जाता है। कहानी सुनकर भी ननसंग उस पर विश्वास नहीं करती। अब वो लड़का गुस्से से उन्हें धन्यवाद कहकर चला जाता है। उसे दुख होता है कि उसकी बहन उसे पहचान नहीं पाई। ननसंग उसने लिखा हुआ पेपर देखती है, उसमें उस लड़के ने उल्टे हाथ से लिख दिया था। इससे वो उसे पहचानती है कि वो उसका भाई टंग ही है और उसे मिलने के लिए भागते हुए उसके पास जाती है। अब टंग को सजा होनी चाहिए थी क्योंकि उसने अपने पिता का खून किया है, लेकिन उसे एक ऑफिसर उसे छोड़ देता है क्योंकि टंग अभी छोटा था, उसकी सारी जिंदगी पड़ी हुई थी। इसलिए वो ऑफिसर झूठा रिपोर्ट दर्ज करता है कि वो खून एक पेपरमैन ने ही किया है, जिससे टंग को सजा नहीं होती और केस वहीं पर खत्म होता है। और तब से पेपरमैन को डरने लगते थे। उसने सच्चाई छुपाई गई थी। सच्चाई तो यह है कि कोई पेपरमैन ही नहीं है, वो सिर्फ एक झूठी कहानी है। आखिर में पता चलता है कि वो वही ऑफिसर था जिसने पहले उस रिपोर्टर लड़के को वही भूतिया कहानी सुनाई थी। इसके बाद एक कहानी यहाँ पर खत्म होती है।